नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली में अपनी पार्टी के उस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने हाजिर हुए जिसे पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े को निपटाने के लिए बनाया गया है। अमरिंदर सिंह के घोर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू 3 दिन पहले ही कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। इस कमेटी को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसके आधार पर हाईकमान यानी कि जो कांग्रेस की अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पंजाब कांग्रेस को लेकर फैसला लेना होगा। पंजाब कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह चल रही है वो एक चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि सभी जानते हैं कि पंजाब में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लाव लश्कर के साथ सुबह 11 बजे से पहले ही मीटिंग के लिए पहुंच गए। पंजाब इकाई को लेकर कांग्रेस की ये बैठक 3 दिन ही चलनी थी, लेकिन कैप्टन की वजह से इसे 2 दिन और बढ़ानी पड़ी। कांग्रेस के इस वॉर रूम में 3 सदस्यीय कमेटी के साथ तकरीबन 3 घंटा बिताने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बाहर आए तो उन्होंने किसी भी आंतरिक बात के खुलासे से साफ मना कर दिया और कहा कि ये बैठक रणनीति तय करने के लिए थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि वे अपने साथ इस तरह के तथ्य और दस्तावेजी सबूत लेकर आए थे जिसके जरिए वो सिद्धू का पत्ता काटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने अपने सूबे रानी। लेकिन कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में सवाल कई हैं। चुनाव से 6 महीने पहले क्या सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या कैप्टन उन्हें पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कबूल करने को तैयार होंगे? क्या कैप्टन को मंजूर होगा कि टिकट बंटवारे में उनके अलावा किसी और की चले? आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। सर कल राहुल गांधी ने भी आप लोगों से बात की है, आप लोगों ने राहुल गांधी से भी बात की? आप सब कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में बीजेपी की हालत पतली है। अकाली दल भी रेस में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मैदान खुला है। कद्दावर कैप्टन इसलिए भी कमान ढीली करने को तैयार नहीं, जबकि सिद्धू के पीछे दिल्ली का हाथ बताया जाता है। मगर सवाल है, क्या दिल्ली का आला कमान अभी कैप्टन को नाराज कर पाने की हैसियत में है? नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर भी पंजाब से जुड़ी हुई है। राज्य के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है, यानी अपना पहले लिया गया फैसला उसको पलट दिया है। राज्य सरकार ने प्रति डोज 420 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेचा, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा। निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपए ले रहे हैं, यानी कि वो भी हर डोज पर 500 रुपए कमा रहे हैं। विपक्ष ने जब इस मामले को उठाया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीटीवी की खबर का हवाला दिया, तब जाकर राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ और कैप्टन सरकार को, जो अमरिंदर सरकार है, उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। निजी अस्पतालों में टीके लग रहे हैं, लेकिन सरकारी केंद्रों में टीका लगवाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायूसी ही हाथ आ रही है। कुछ टाइम पहले तक तो अभी यही था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 45+ की वैक्सीनेशन हो रही थी और प्राइवेट में 18+। तो इसी इम्प्रेशन से 40s में हमने अपॉइंटमेंट जब भी खुली तो हमने उसमें ले ली। एनडीटीवी ने खबर दिखाई कि किस तरह पंजाब सरकार ने मुनाफे पर टीके निजी अस्पतालों को बेच दिए। इसके फौरन बाद राज्य सरकार ने इस सौदे से हाथ खींच लिया। अब निजी अस्पताल राज्य सरकार को सारे टीके वापस करेंगे। जिन टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है उन्हें भी निर्माताओं से खरीद कर वापस करना होगा। दरअसल अफसरों ने यह जानकारी दी थी कि पंजाब सरकार ने टीके खरीद कर निजी अस्पतालों को बेच दिए। पंजाब को 420 रुपए प्रति डोज पर 1 लाख से अधिक को वैक्सीन मिली थी। 40,000 डोज निजी अस्पतालों को करीब 1060 रुपए प्रति डोज के दाम पर बेच दी गई। निजी अस्पताल अब उसे 1500 से ऊपर प्रति डोज पर टीका लगा रहे हैं। मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्हें इस बात की खबर नहीं थी और मामले की जांच होगी। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। कि हमने अपनी चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सारा चीज देखते हैं और आगे नोडल अफसरों ने बढ़ा रखे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए राहुल तिवारी हैं,
तो वैक्सीनेशन के लिए विकास कर गए। मतलब इस मामले में अफसरशाही की गलती है, बिल्कुल, जिसकी भी होएगी उसको जरूर इसका विपक्ष कहता है कि एक बड़ा घोटाला है। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। 400 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1060 ਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ 1500 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, कोई 1700 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, कोई 2000 ਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। पंजाब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, लेकिन ये वाकई जांच का विषय है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी के बगैर ये फैसला हुआ कैसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनडीटीवी की खबर का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर इस पर स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि केंद्र ने राज्य से अभी ये जवाब मांगा है कि ऐसे वैक्सीन सेलिंग कंट्रोवर्सी क्यों हुई, लेकिन एक ऐसे समय में जब पंजाब जो है राष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड के मृत्यु दर को रिपोर्ट कर रहा हो, ये पूरी एक्टिविटी और एपिसोड कहीं ना कहीं पंजाब में कोविड के मिसमैनेजमेंट या वैक्सीन के मिसमैनेजमेंट को जरूर दर्शाता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की बात करते हैं, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना के सरकारी और निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के करीब 400 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 39 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन दो बड़े अस्पतालों नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए उपकरण ही नहीं है, जिसके कारण वहां सर्जरी नहीं हो पा रही है। सर्जरी की व्यवस्था सिर्फ पटना एम्स और IGIMS में ही है। बिहार बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की भी यहां पर कमी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि सबका इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। इनिशियली जब मरीज आ रहे थे वेरी बहुत सारे सीरियस मरीज भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं सीरियस मरीज इन अ सेंस कि जो ऑलरेडी ब्रेन इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी स्किन खराब हो गया, जो ऑलरेडी तालू खराब हो गई, आँख खराब हो गए, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं हमारे पास। इनफैक्ट अभी एडमिटेड जितने मरीज हैं उसमें से मोर देन 50% ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर ऑर्बिट इन्वॉल्व, एंड आउट ऑफ दैट 50% अनदर 50% हैव देयर ब्रेन इन्वॉल्व। तो आप समझ रहे हैं कि सिवियरिटी तो ज़्यादा है, क्योंकि वो टाइम हमें नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा। Lack of medicine is the biggest problem which everybody, as a doctor I feel very bad in a sense that आज के डेट में हम कितनी भी मेहनत कर लें, it is a medical problem. तो if I don't have the drug, even if I operate, what will happen? बिहार सरकार ने बहुत हेल्प किया, अभी भी कर रही है। It is because of them that आज भी हम ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे एथिकली लग रहा है कि हम करेक्ट काम करेंगे, ऑपरेट करके नहीं कितने दिन तक हो पाएगा। आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि दवाई मिलने लगे हमें। हमारे यहाँ बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, बेड्स भी हैं, मेडिसिन आहिस्ते आहिस्ते मिलना शुरू हो रहा है और अभी 500 वायल IGMS को मिल रहा है, जिससे हम लोग 100 लोगों की मरीज़ की इलाज कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक मरीज़ में 5 वायल यूज़ करना पड़ता है, तो इसके इलाज हम लोग के यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये एक बड़ा समस्या है आज की तारीख में, ब्लैक फंगस केसेस आपको लगता है कि एपिडेमिक फॉर्म लेता जा रहा है? चूँकि ग्रामीण परिवेश पहली बार इन्वॉल्व हुआ है, फेज़ 1 आप देखेंगे पहली लहर में ऐसा नहीं था, शहरों में ही सीमित था, गाँव में बहुत कम था। चूँकि इस बार ग्रामीण परिवेश इन्वॉल्व है और वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की आदत नहीं रह पा रही है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी भयावह होनी शुरू हो गई है और रिजल्ट्स आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। इसकी तैयारी सब जगह रखनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ताकि बचाव हो सके। तो ग्रामीण इलाकों तक भी बिहार में ब्लैक फंगस के मामले मिल रहे हैं, वहां ना उपकरण है ना ही उसके लिए इंजेक्शन है, ये कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। ब्लैक फंगस का बिहार में जो केसेस है वो कितना सीरियस है, क्या उसका नंबर क्या है और किस तरीके से आप उसको डील करेंगे, क्योंकि लोगों में ये दिख रहा है मेडिसिन का जो शॉर्टेज है वो काफ़ी एक्यूट है, हालांकि सरकार सब जगह दे रही है। देखिए, पहला तो विषय है कि ये ब्लैक फंगस लगभग 12-13 तारीख से प्रकाश में आने लगा। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि ये बीमारी पुरानी है, लेकिन पोस्ट कोविड लोगों में ये अधिक दिखाई पड़ने लगा, जैसा चिकित्सक बोलते हैं। और जैसे ही 13 तारीख के आसपास ये समाचार आने लगा, बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने
इस बीमारी की जो दवा एम्फोटेरिसिन होती है उसके इंजेक्शन को 15 तारीख को ही आदेश निकाल के अपने सभी अस्पतालों में जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भिजवाना हमने शुरू कर दिया। और तुरंत ही जो बड़े अस्पताल थे, खास करके IGIMS, एम्स, PMCH, NMCH ऐसे जगहों पर डेडिकेटेड वार्ड बनवा दिया और वहाँ पे लोगों की इलाज की शुरुआत हमने करा दी। और टीका जो चाहिए वो और चाहिए टीका, तो जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन हम बाहर से लगातार मंगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन और उसकी आपूर्ति हो इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है। देश के अंदर इसके उत्पादन की क्षमता कम थी, अचानक पूरे देश में ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ी है, तो भारत की सरकार इंपोर्ट भी कर रही है। और इंपोर्ट करने के बाद जो दवाइयाँ आ रही हैं उन दवाइयों को विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है, उसमें बिहार भी है।